हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से जीतने की कोशिश हर तरफ से हो रही है। दुनिया के मुकाबले भारत ने काफी हद तक इसमें कामयाबी भी पाई है, लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है। जंग अभी बहुत लंबी चलने वाली है। देश में कोरोना के जो हॉटस्पॉट हैं वहां से लाइव रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। आपको सबसे पहले देश में कोरोना का जो अपडेट है वो बताए देते हैं। देखिए, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो 59,662 यानी 59,662 तक पहुंच गई है, और वहीं 39,834 मरीज कोरोना से अब तक जो हैं वो ठीक हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है, ये एक बहुत संतोषजनक खबर है। जबकि देश भर में कोरोना से कुल 1,981 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये दुखद। कोरोना के पिछले 24 घंटे के आंकड़े अगर देखें, उनकी अगर बात करें तो 3,320 नए केस सामने आए हैं। 95 लोगों की मौत हुई है। ये 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं। रिकवरी रेट अगर देखा जाए तो तकरीबन 30% है। अब आपको देश के बड़े अब आपको लेकर चलते हैं देश के कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट पर। ये कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं दिखाते हैं, और फिर यहां पर आंकड़े क्या हैं ये आपको दिखाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं, ये नक्शा है देश का। कुल केस जो है, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां अब 19,063 केसेस हैं, जिनमें से 731 मौतें हो चुकी हैं अब तक। दिल्ली की बात कीजिए तो 6,318 केसेस हैं, यहां पर मौत 68 लोगों की हो चुकी है। इससे पहले आपने महाराष्ट्र का आंकड़ा देखा जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। इसके अलावा गुजरात की बात करें जहां तेजी से केस बढ़ रहे हैं, 7,402 केसेस हैं, जबकि 449 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है अब तक के आंकड़े के मुताबिक। अब आ जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3,341 केसेस हैं, और अब तक जो आंकड़ा है उसमें 200 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। अब आपको अहमदाबाद हम लेके चलें, पश्चिम बंगाल, उसकी वहां की ब्रेकिंग दिखाएं अहमदाबाद की। उससे पहले आपको बता दें पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के झगड़े के बारे में जो लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बहुत सख्त शब्दों में चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में अमित शाह ने प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली श्रमिक ट्रेनों को मंजूरी नहीं देने का बड़ा आरोप लगाया है। अमित शाह ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बंगाल सरकार जो है वो केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही। ओम प्रकाश तिवारी इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ठीक है कि झगड़ा अपनी जगह है, राजनीतिक दांवपेच अपनी जगह है, लेकिन उसमें मजदूरों को पीसना अपने झगड़े में कहां तक ठीक है? अमित शाह ने साफ तौर पर चिट्ठी जो लिखी है उससे जाहिर है कि ममता सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है, वो ट्रेनों को इजाजत नहीं दे रही। बिल्कुल अनुराग, जिन मजदूरों को अब तक बाहर भेजने की व्यवस्था की जा रही है उसको लेकर एक समीक्षा बैठक की गई थी, और इस समीक्षा बैठक के दौरान ये पाया गया कि 2 लाख से ज्यादा मजदूरों को अब तक विभिन्न श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए उनके जनपदों तक पहुंचाया जा चुका है। लेकिन इस समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि पश्चिम बंगाल जाने वाले जो श्रमिक हैं, उनको ले जाने वाली जो श्रमिक रेलगाड़ियां हैं उनको अभी तक जाने की परमिशन नहीं मिली है, और देश भर में फैले ये प्रवासी मजदूर बेहद परेशान हैं, बेहद व्याकुल है अपने गृह जनपद में जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये बताई गई बैठक के दौरान कि पश्चिम बंगाल सरकार ने श्रमिक रेलगाड़ियों को आने की परमिशन ही नहीं दी है, जिससे नाराज होकर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक कड़ा पत्र पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा है, और पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मुझे दुख है कि आपकी तरफ से, आपके राज्य की तरफ से इस तरह की परमिशन नहीं दी जा रही है। जो पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर हैं उनको ये एक बड़े दुख के गर्भ में भेज सकती है। एक कड़ा पत्र केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से लिखा गया है। अनुराग जी, प्रकाश सिन्हा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। प्रकाश, पहले हम अपने दर्शकों के लिए वो चिट्ठी दिखाते हैं जो अमित शाह ने लिखी है, और उसके बाद प्रकाश से जानेंगे कि बंगाल सरकार का इस पर कोई रिएक्शन आया है या नहीं। एक तरफ केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचा रही है, और रेलगाड़ियों के माध्यम से अब तक लगभग 2 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जा चुका है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में केंद्र को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने गृह जनपदों में जाने के लिए बेहद व्याकुल हैं, और उनके पश्चिम बंगाल से गृह जनपद और राज्यों तक पहुंचने की व्यवस्था भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में केंद्र को कोई सहयोग नहीं दे रही है, जिसका बेहद दुख है।
पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लेकर बंगाल पहुंचाने वाली श्रमिक रेलगाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है। ऐसा करना पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के साथ अन्यायपूर्ण होगा। यह पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कठिन परिस्थिति में धकेल सकता है। साफ तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार पर यानी ममता बनर्जी सरकार पर सख्ती के साथ चिट्ठी लिख करके यह जाहिर किया है अमित शाह ने। प्रकाश सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश, पश्चिम बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी की तरफ से अमित शाह की इस चिट्ठी पर कोई सफाई आई है? देखिए, अभी तक कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन सरकारी जो प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के जो वेबसाइट है एजीए बांग्ला, उस वेबसाइट में उन लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल चालू की व्यवस्था की है और वहां से ही पास इश्यू किए जा रहे हैं। लेकिन जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं अमित शाह की तरफ से, जो चिट्ठी लिखी गई है जहां आरोप लगाया गया है कि मजदूरों की अनदेखी की जा रही है और पश्चिम बंगाल के जो प्रवासी श्रमिक हैं जो बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है या पश्चिम बंगाल जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है ट्रेनों को। इस पर अभी तक सरकारी कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। कुछ नेताओं से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पहले दिन से ही केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और आपको पता होगा हमने इसके पहले भी देखा है, घमासान जारी है कोरोना के आड़ में जो राजनीतिक लड़ाई है, चाहे वो केंद्रीय टीम का पश्चिम बंगाल का दौरा हो या अलग। चलिए प्रकाश, नजर बनाए रखिएगा, इंतजार रहेगा ममता बनर्जी सरकार के इस चिट्ठी पर रिएक्शन का। तो हमने ओपी से भी, ओम प्रकाश से भी जानकारी ली और प्रकाश सिन्हा से भी जानकारी ली। इस मसले पर नजर रहेगी, पल पल का अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां आप जानते हैं कि लगातार और बड़ी तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़े हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या 7,000 को पार कर गई है, जिसमें अकेले 5,260 केस अहमदाबाद में हैं। पिछले 24 घंटे में अहमदाबाद में 22 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। सवाल यह है कि आखिर अहमदाबाद में हालात इतने क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? सिर्फ दूध और दवा की दुकानों को छोड़कर के वहां टोटल लॉकडाउन के बाद भी कोरोना क्यों बेकाबू होता जा रहा है? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, दोनों गुजरात के अहमदाबाद की हैं। पहली तस्वीर अहमदाबाद के शाहपुर रंगीला चौकी इलाके की है, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर भिड़ंत हुई। कंटेनमेंट जोन होने के बाद भी यहाँ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। जब पुलिस बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों को रोकने पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। इस झड़प में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए और 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। अब अहमदाबाद से ही आई दूसरी तस्वीर पर भी नजर डालिए। ये अहमदाबाद का गोता इलाका है। यहाँ गांव भेजे जाने की मांग पर करीब 2,500 मजदूर कचरी के बाहर इकट्ठा हो गए। न लॉकडाउन का पालन हुआ, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि गुजरात और खासकर अहमदाबाद में कोरोना क्यों तेजी से लोगों की जान ले रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में अहमदाबाद में कोरोना के 269 नए मामले आए हैं और इस महामारी से 22 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अगर पूरे गुजरात से अहमदाबाद की तुलना करें तो गुजरात में कोरोना से 7,403 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से अकेले 5,260 केस अहमदाबाद में हैं। इसी तरह गुजरात में कोरोना से कुल 449 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 343 मौतें अकेले अहमदाबाद में, जो पूरे राज्य का 76% है। अहमदाबाद में बिगड़ते हालात से सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र भी परेशान है। इसकी एक वजह यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात से ही आते हैं। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष सुरेजा को अहमदाबाद वायुसेना के विशेष विमान से भेजा गया है। ये टीम आज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और उसके बाद एसवीपी अस्पताल का दौरा करेगी। गृह मंत्री शाह ने इन्हें कोविड-19 मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों को जरूरी सलाह देने को कहा है। इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर नई बहस को भी जन्म दे दिया है। स्वामी ने ट्विटर पर लिखा है, गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और मौतों को रोका जा सकता है अगर गुजरात का मुख्यमंत्री फिर से आनंदीबेन पटेल को बना दिया जाए। हालांकि गुजरात से ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि सीएम रूपाणी राज्य का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। इस समय सीएम बदलने के बारे में अफवाहें फैलाना लोगों के हित में नहीं है।
देखिए, हम देश के हर हॉटस्पॉट से रोजाना हर पल का अपडेट अपने संवाददाताओं के माध्यम से लेते हैं और वो आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त भी देश भर के हॉटस्पॉट से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्पित दर्जी हमारे साथ अहमदाबाद से होंगे, अंजलि सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं, मृत्युंजय सिंह मुंबई से लाइव होंगे, रणवीर लखनऊ से हमारे साथ लाइव होंगे, ब्रजेश राजपूत भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे और मनीष शर्मा जयपुर से जुड़ेंगे। लेकिन अभी हमने आपको गुजरात की रिपोर्ट दिखाई, अहमदाबाद की हमने बात की, तो सीधे अहमदाबाद का रुख करते हैं। अर्पित दर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्पित, अब जाहिर सी बात है एम्स के डायरेक्टर वहां पहुंचे हैं तो यह उम्मीद की जाती है कि स्थिति सुधरेगी, लेकिन सवाल यह कि इतनी बिगड़ी कैसे स्थिति? यही सबसे बड़ा सवाल है कि अहमदाबाद के खास तौर पे गुजरात में सबसे ज्यादा केस अकेले अहमदाबाद में है, यानी 5000 से ज्यादा जो मामले दर्ज हुए हैं पॉजिटिव केस के, वो अहमदाबाद में है। इसलिए जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय, इसीलिए गुजरात के सीएम ने अमित शाह को बुला था। फिर इसी की वजह से आज जो बैठकों का दौरा है वो शुरू हो गया है। जो एम्स के 2 विशेषज्ञ हैं वो यहाँ अहमदाबाद पहुंचे हैं कल रात को और आज सीएम के साथ बैठक करने वाले हैं। उसके बाद सबसे बड़ी हॉस्पिटल है गुजरात की, पूरे एशिया की सिविल हॉस्पिटल, उसमें भी वो दौरा करेंगे और फिर जानेंगे कि ग्राउंड पर क्या एक्चुअल परिस्थिति है, ग्राउंड पर क्या हालात है, वो जानेंगे। उसके बाद नई अस्पताल के जिस अस्पताल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था कुछ समय पहले, एसवीपी सबसे बड़ी अस्पताल है, कॉरपोरेशन संचालित अस्पताल है, वहां दोनों मिला चल रहा है, वहां का भी वो दौरा करने वाले हैं। 2 डॉक्टर हैं। साथ ही साथ एक और मैं यहाँ बात बताना चाहूंगा कि खास तौर पर अहमदाबाद की बात करें तो हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है, सरकारी हॉस्टल है, उन पे भी जो कब्जा है कॉरपोरेशन ने किया है, क्योंकि अस्पतालों में अब है जो जगह नहीं है, इसी की वजह से जो सिम्टम्स नहीं है उन दर्दियों को वहां भेजा जा रहा है। क्वारंटाइन कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, वहां पे उनको भेजा जा रहा है। न केवल हॉस्टल बल्कि अब तो जो प्राइवेट पीजी हैं वहां भी अगर दर्दी हैं उनको पहुंचा जाए तो भी आने वाले दिनों में इस पे भी काम अभी अनुराग चल रहा है। देखिए, अभी जो खबर है आपके मुताबिक मिली है, रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं वो वहां पहुंच चुके हैं, सिविल हॉस्पिटल वो गए हैं। क्या रोड मैप होगा, क्या इस बारे में पता चला है कि उन्होंने आकर के सबसे पहले क्या कुछ एक्शन लिया है जिससे इस स्थिति पर काबू पाया जा सके और अहमदाबाद में खासकर जो हालात बिगड़ रहे हैं उन्हें काबू में किया जा सके? अर्पित, अनुराग, सबसे पहले मैं अभी लेटेस्ट अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 2 रणदीप गुलेरिया हैं और मनीष सुनेजा है, वो अभी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं और वहां पे जो डॉक्टर है, एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि सिविल सबसे बड़ी जो अस्पताल है, मैंने आगे वो जिक्र किया, तो वहां के जो सुपरिटेंडेंट थे उनको हटाया गया है क्योंकि उनके बेटे को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, वो क्वारंटाइन में थे। उसकी वजह से जो पुराने जो कि अभी ही रिटायर हुए थे उनको फिर से चार्ज सौंपा गया है। जो पुराने सुपरिटेंडेंट थे उनको यहाँ पे फिर से लाया गया है। MM प्रभाकरन की जो सबसे अनुभवी है, पिछले कई सालों से छोटी बड़ी जो भी, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, जो किससे उन्होंने डील किए थे, तो फिर से उनको लाया गया है। तो सरकार की तरफ से मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूं। अर्पित, जिस वक्त रणदीप गुलेरिया पहुंचे हैं, जो उन्होंने मीटिंग ली, उसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। अब वो तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये देखिए, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, जब अहमदाबाद में हालात बिगड़े तो केंद्र सरकार ने उन्हें वहां पर भेजा है हालात को समझने और संभालने के लिए। तो ये तस्वीरें जब रणदीप गुलेरिया पहुंचे, विशेष विमान से उन्हें अहमदाबाद भेजा गया। ये तस्वीरें, जाते ही उन्होंने ये बैठक ली, तमाम स्थितियों को समझा और दिशा निर्देश दिए। कुशांग सोनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कुशांग, इस बैठक में क्या कुछ अहम बातें रहीं? कुशांग, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चल रही है और तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी, जो कि सिविल अस्पताल, ये एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है। आपको बता दें, सिर्फ जी आपकी आवाज मिल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में सिर्फ 5200 जितने केस आ चुके हैं और ये काफी एक सीरियस कंडीशन है। ऐसे में जो बैठक है यहाँ पे चल रही है। हालांकि गुजरात सरकार के जो अफसर है वो भी यहाँ पे मौजूद है। सिविल अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, जो काफी एक्सपीरियंस है, वो उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। सिविल अस्पताल के सारे जो सीनियर डॉक्टर्स है, उनकी ये जो बैठक है वो डॉक्टर रणदीप और डॉक्टर मनीष के साथ अभी हो रही है। तकरीबन अनुराग 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी। आपको बता दें अब तक क्या क्या किया गया है।
है, आखिर ये डेथ रेशियो है वो क्यों इतना बढ़ रहा है, साथ ही में रिकवरी रेट क्या है गुजरात के अहमदाबाद में, वो भी डॉक्टर गुलेरिया को बताया जाएगा। आपको पूरा उनका शेड्यूल बता दें, सिविल अस्पताल में वो तकरीबन 3 घंटे तक यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद में दूसरी एक सरकारी अस्पताल है SVP, वहां पे भी वो जाएंगे। शाम को 5 बजे मुख्य प्रधान है विजय रूपानी, उनके साथ उनकी एक बैठक होगी और आखिरकार एक समीक्षा की जाएगी कि आखिर गुजरात के अहमदाबाद में और पूरे गुजरात में ये जो केस पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र के बाद, वो इतने क्यों बढ़ रहे हैं। अंदर की जो अभी जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, एक प्रेजेंटेशन जो पूरा बनाया गया है, वो अभी दोनों जो डॉक्टर है एम्स के, उन लोगों को दिखाया जा रहा है कि क्या क्या जो सारवार है, क्या क्या ट्रीटमेंट है वो अभी पेशेंट को मिली हुई है। अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है 35 मिनट हो चुकी है ये बैठक को शुरू होते हुए, और जो दोनों डॉक्टर है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष, वो भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतना केस है वो बढ़ रहा है, हर दिन का एवरेज कितना होता है, डेथ रेशियो कितना होता है, और कितने जो रिकवरी रेट यानी कि कितने पेशेंट जो है वो यहाँ से रिकवर होते हुए जा रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बताया था कि जो दिल्ली के डॉक्टर है उन लोगों को यहाँ पे भेजा जाए ताकि उनका जो गाइडेंस है वो यहाँ के डॉक्टर को मिल पाए, और इसी के चलते कल रात को डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक दोनों जो डॉक्टर है वो सारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ पे किस तरह की पेशेंट की व्यवस्थाएं है, पेशेंट को किस तरह की ट्रीटमेंट। कुशांग, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अहमदाबाद जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां तेजी से मामले बढ़े हैं। अमित शाह के आदेश पर रणदीप गुलेरिया, जो कि देश में कोरोना में डील करने वाले इस वक्त सबसे बड़े डॉक्टर हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्हें अहमदाबाद भेजा गया है। वो अहमदाबाद पहुंचे हैं। लगातार 5000 से ज्यादा मामले अकेले गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात की राजधानी में रजिस्टर किए गए हैं। 5000 से ज्यादा कोरोना के केस अभी सिविल अस्पताल में है रणदीप गुलेरिया। वहां पर आपने देखा किस तरीके से इससे पहले उन्होंने बैठक ली और तमाम बिंदुओं पर बातचीत की। हम बात कर रहे थे गुजरात की, अहमदाबाद की। हमने आपको बताया किस तरीके से वहां तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और इसीलिए अमित शाह ने एम्स के निदेशक रणवीर गुलेरिया को वहां पर भेजा और अब वो मौके का वहां जायजा लेकर के स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे। अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में लगातार जब से कोरोना के मामले आए हैं तब से स्थिति बिगड़ती आई है और महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है? अनुराग, देखिए, महाराष्ट्र तो हॉटस्पॉट का केंद्र बना हुआ है और विशेष तौर पर अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तो कोरोना का केंद्र बना हुआ है। मुंबई में देखिए आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया है और कहीं न कहीं कम्युनिटी स्प्रेड अब देखने को मिल रहा है। मुंबई के बहुत से इलाकों में आपको कम्युनिटी स्प्रेड नजर आएगा और अब कल ही उद्धव ठाकरे ने यह बताया था कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं ये हमें तय करना है कि लॉकडाउन का हम कितना सख्ती से पालन करते हैं, तो इन आंकड़ों पर लगाम लगेगा। महाराष्ट्र में आंकड़ा 19,000 के पार हो चुका है और मुंबई में 12,000। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बीएमसी, महानगर पालिका हो, राज्य सरकार हो, ये कर रही है कि समय से पहले हमें मरीज तक पहुंचना है। अगर सिम्टम देखिए उसी समय मरीज तक पहुंचना है, उसका टेस्ट करना है, पॉजिटिव आता है उसे क्वारंटीन या उसे उचित इलाज देना है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर मरीज बीमार पड़ने के बाद लगातार संपर्क कर रहे हैं, संपर्क करने के कई घंटे बाद उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है। तो ऐसे पे बहुत देरी हो रही है। हमारे पास कई ऐसे केसेस आए जिसमें पॉजिटिव मरीज कई घंटों तक बीएमसी को संपर्क करते रहे और उन्हें फोन पर यह फीडबैक मिलता है कि वो आ रहे हैं, कुछ घंटे में आ रहे हैं, अभी हॉस्पिटल खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है और ऐसी परिस्थिति विकट होती नजर आ रही है। एक ये चिंता की बात है। दूसरी तरफ चिंता की बात मजदूरों के पलायन की है। देखिए, बहुत सारे मजदूर अब उनके मन में डर बैठ गया है जब वो आरोग्य सूची पर देखते हैं कि जहां वो है वहां से 500 मीटर के दायरे में 20 केस 25 केस हैं। अब वो पलायन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुंबई से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई, जाहिर सी बात है उनका धैर्य जवाब दे रहा है क्योंकि लगातार देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है इस वक्त महाराष्ट्र। आपने देखा महाराष्ट्र के आंकड़े और मुंबई के आंकड़े डराने वाले हैं। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के दौर में हर दिन नई नई दिक्कतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपको बता दें इनमें सबसे ताजा है कब्रिस्तान की जगह की कमी। आपको बता दें यहां के आईटीओ के कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए अब जगह कम पड़ने लगी है। यह है दिल्ली का आईटीओ कब्रिस्तान। यहाँ पर शवों को दफनाने के लिए अब जमीन कम पड़ने लगी है।
कब्रिस्तान के सेक्रेटरी हाजी फयाजुद्दीन के मुताबिक 1924 में इस कब्रिस्तान के लिए जमीन मिली थी। तभी से यहाँ शवों को दफनाया जा रहा है। कोरोना के संकट काल में शव ज्यादा आ रहे हैं। इनमें आम लोगों के साथ साथ जो लोग कोरोना से मर रहे हैं उनके भी शव आ रहे हैं। अब तक यहाँ कोरोना से मरने वाले 84 लोगों को दफनाया जा चुका है। अगर हम कोरोना की, अभी कुछ पता नहीं कल क्या हो, कोरोना की अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो ये कब्रिस्तान जो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि रोज़मर्रा की जो हमारी कब्रें हैं वो तकरीबन 200-250 रोज आती हैं पूरी वाल सिटी से और बाहर से भी। हाजी फयाजुद्दीन की माने तो कब्रिस्तान की 14 एकड़ जमीन रिंग रोड पर भी है, लेकिन उस जमीन में से 10 एकड़ जमीन मिलेनियम पार्क में चली गई है। अब सिर्फ 4 एकड़ ही बची है। इनके मुताबिक अगर ये जमीन मिल जाती है तो समस्या खत्म हो जाएगी। दिल्ली में और कब्रिस्तान भी है, बोराड़ी में है, जहांगीरपुरी में है, कालिंदी कुंज में है और जगह भी है, वहाँ दफनाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी कब्रिस्तान में लूट पड़े सब। दूसरी बात यह है कि अगर हम पहले से इंतजाम करते गवर्नमेंट, तो इतनी दिल्ली की ज़मीन पड़ी हुई है, वहीं अलग ही इस चीज़ को एक अलग कर देते। अब बात जिंदगी की। लॉकडाउन के बीच खुशी और सुकून से भरी ये तस्वीरें ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 से आई हैं। दिल्ली पुलिस को जब 92 साल की इन बुजुर्ग के जन्मदिन के बारे में पता चला तो वो केक लेकर इनका जन्मदिन मनाने पहुंच गए। अब बात शराब की। लॉकडाउन के बीच शराब की बढ़ती मांग को लेकर दिल्ली में शराब तस्कर अवैध रूप से शराब की सप्लाई करने से बाज नहीं आ रहे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस लगातार बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों को चेक कर रही है। राजौरी गार्डन की पुलिस टीम ने रिंग रोड पर पिकेट चेकिंग के दौरान शराब तस्कर को शराब की 160 पेटियों के साथ पकड़ा है। जब उसको रोकने की उसने देखा गाड़ी वाले ने आगे पुलिस की पिकेट और रोकने का इशारा किया जा रहा है, तो उसने कोशिश करी गाड़ी रोक के रिवर्स करके। अलर्ट स्टाफ ने भाग के उसको पकड़ लिया। जब पकड़ा गया तो उसमें देखा गया कि उसमें करीब 160 पेटी अवैध इलिसिट लिकर थी, देसी शराब की, जो करीब 8000 बॉटल्स हैं। दिल्ली फिलहाल रेड जोन में है। यहाँ कोरोना से मरीजों की संख्या करीब 6000 तक पहुँच चुकी है। और अब दिल्ली के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजलि जुड़ गई हैं। अंजलि से हम बात करेंगे। अंजलि, एक तो देश का बड़ा हॉटस्पॉट दिल्ली बना हुआ है और ऊपर से इस रिपोर्ट में हमने ये समस्या दिखाई। अभी ताजा अपडेट क्या है और हालात को सुधारने के लिए क्या कुछ अहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है? जी देखिए, दिल्ली की जहां तक बात करें तो मई का महीना दिल्ली के लिए भारी मुसीबत का सबब बनकर आया है, क्योंकि अगर मई के शुरू के 8 दिनों की बात करें, यानी 8 मई तक का जो जारी आंकड़ा है उसके मुताबिक 6318 जो कुल केस हैं उनमें से 2803 केस ये अकेले मई के 8 दिनों में आए, यानी करीब 44% केस आप कह सकते हैं जो पॉजिटिव केसेस हैं वो सिर्फ मई के शुरुआती 8 दिनों में। और इसलिए दिल्ली में स्थिति अब विकट होती जा रही है। हालांकि दिल्ली में जहां तक बात करें टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग के लिहाज से दिल्ली बाकी जो राज्य हैं उनसे काफी आगे चल रहा है। 81,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। लेकिन मई में जिस तरह से स्थिति बनी है उसको लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि इनमें से काफी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो डिलेड रिपोर्ट्स थी, तो अब उसको लेकर भी सरकार कदम उठा रही है कि उन्हीं लैब्स को सैंपल दिए जाएंगे जो 48 घंटे में रिपोर्ट देने का वादा करती हैं, वरना सैंपल्स नहीं भेजे जाएंगे। तो इसके बाद अब देखना होगा कि क्या किसी तरह से ये जो नंबर्स हैं ये कम होते हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी तक सबसे बड़ा उछाल आया है 448 केस 24 घंटे के अंदर, जो कि 7 मई को आया है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से आगे जो दिल्ली सरकार है वो कदम उठाती है। कंटेनमेंट जोन कम किए जा रहे हैं लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से ये सिंक्रोनाइजेशन है ये सरकार का फिट बैठेगा कि आप रेड जोन से इलाके तो हटा रहे हैं लेकिन लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं उन पर फिलहाल लगाम नहीं लग पा रही है। जी बिल्कुल अंजलि, ठीक कह रहे हैं आप। और यहाँ दिल्ली के बाद अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में देखिए 3214 केस आ चुके हैं और मौतें हो चुकी हैं अब तक 66। रणवीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, रणवीर से ताजा अपडेट लेंगे। रणवीर, उत्तर प्रदेश में भी लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हालांकि संतोषजनक ये है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इसकी रोकथाम के लिए? देखिए, अभी आपने बताया यूपी में 3214 मामले हैं कुल और 66 मौतें हुई हैं, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि 1387 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 1761 ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी संक्रमण है, उनका इलाज चल रहा है।
और इस बीच में जो सरकार का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है पलायन करने वाले मजदूर। वो महाराष्ट्र से, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो, इन सभी ऐसे प्रदेशों से जहां केसेस बहुत ज्यादा हैं, वहां से हजारों लाखों की संख्या में जो मजदूर हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली या ऊपर के जो हरियाणा के जैसे राज्य हैं, वहां से जो मजदूर बिहार भी जाना है वो भी यूपी होकर ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इन सभी मजदूरों को आइडेंटिफाई करना, उनको क्वारंटाइन कराना, उनमें से जो संक्रमित लोग हैं या जिनके अंदर संक्रमण के लक्षण हैं उनकी टेस्टिंग कराना। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और भविष्य क्या होगा पता नहीं। और इस बीच में ये जो पलायन में जो पैदल चलने वाले मजदूर हैं, ये सरकार के लिए संक्रमण से ज्यादा बड़ी चुनौती हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी हाईवे पर आप नजर डालेंगे तो आपको हजारों लाखों की संख्या में जो मजदूर हैं वो ट्रकों पर बैठकर पैदल जाते हुए दिखाई देंगे। तो सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो। अब तक यूपी में 1,19,000 के आसपास टेस्टिंग हो चुकी है और उनमें से 3200 लोग ही पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में संक्रमण जो महाराष्ट्र या गुजरात में जैसा देखने को मिल रहा है उस तरह के बहुत ज्यादा केसेस तो नहीं हैं, लेकिन जो पलायन करने वाले मजदूर हैं, जिनको हम लगातार एबीपी न्यूज के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, ऐसे लोग जब गांव में जा रहे हैं तो खतरा बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि पता नहीं इनमें कितने लोग संक्रमित हों और गांव में पहुंचकर अगर ये महामारी फैली तो इसका भविष्य बहुत भयावह हो सकता है। जी, ये खाका खींचा रणवीर ने और उन्होंने बताया कि अगर सरकारी प्रयास सफल नहीं होते हैं या फिर उनमें किसी तरह की कोई लापरवाही बरती जाती है तो फिर क्या स्थिति हो सकती है उत्तर प्रदेश में। अगला हॉटस्पॉट जो है देश का वो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में 3,341 केसेस हैं और 200 मौतें अब तक मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश से क्या खबर? अनुराग, मध्य प्रदेश से खबर बहुत कुछ मिक्स है, मिली जुली है, यानी कि रोज के रोज रोगी तो बढ़ रहे हैं मगर कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जैसे पहले सबसे चिंता का विषय इंदौर था, मगर अब इंदौर में जो संक्रमित लोगों की संख्या कम हो गई है, साथ ही वहाँ जो लोगों की ठीक होने यानी कि रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और देश में दूसरे नंबर पर पहुँच गया है कि वहाँ 100 में से 35 लोग ठीक होके आ रहे हैं। यदि हम भोपाल की बात कर रहे हैं तो भोपाल में भी ये है कि भोपाल में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, मगर अच्छी बात यहाँ लोगों को ये लग रही है कि सिर्फ कुछ इलाके आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कि उन्हीं इलाकों में सिमट के रह गया, कहीं बाहर से नए केस नहीं आ रहे हैं। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जहांगीराबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, जहां तकरीबन 150 से ज्यादा लोग यहां आ चुके हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, उसको ब्रेक किया जा रहा है। दूसरी बात, बड़ी चुनौती यही है कि मध्य प्रदेश में सबसे चिंता की बात है वो है मध्य प्रदेश में मौत की दर। मध्य प्रदेश में मौत की दर देश भर में सबसे ज्यादा है, तकरीबन 5.90। और मगर उसमें भी सबसे ज्यादा उज्जैन की हम बात करें, उज्जैन में ऐसा पैनिक हुआ है कि कुछ दिनों के अंदर ही 43 मौतें हो गई हैं और जिसमें से 34 मौतें तो पिछले 3 दिनों के अंदर ही हुई हैं। तो ये सारी जो पूरा जो पिक्चर बन रहा है बहुत कुछ मिक्स है, मगर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हालत काबू में आएंगे। मगर फिर वही बात की पूरा कोरोना जो अब तक कुछ जिलों तक सीमित था, अब वो तकरीबन 41 जिलों में फैल गया है, जो निश्चित ही सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और अब आपको राजस्थान का आंकड़ा दिखाते हैं। देखिए, राजस्थान में 3,579 केसेस अब तक आ चुके हैं और मौतों की अगर बात करें तो राजस्थान में 101 मौतें अब तक हो चुकी हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जयपुर से। मनीष, ठीक होने वालों का आंकड़ा भी हम जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि सरकारी प्रयास जो इस दिशा में हो रहे हैं वो कितने कारगर नजर आ रहे हैं। जी अनुराग, अगर सबसे पहले संशोधित आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3636 यानी 3,636 पहुंच चुकी है और मौतें 103 हो चुकी हैं। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि राजस्थान में कोरोना की वजह से मरने वालों का जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम यानी केवल 2.8 के आसपास है। ऐसे में राजस्थान में कम मौतें एक बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन मुश्किल यह है अनुराग कि फिलहाल जितनी भी राज्यों से मजदूर वापस लौट रहे हैं वो उन जिलों में कोरोना संक्रमण फैला रहे हैं जहां अब तक कोरोना नहीं था। उदाहरण के तौर पर जालौर और सिरोही राजस्थान के 2 ऐसे जिले थे जो लगभग 60 दिनों से
ग्रीन जोन में थे, लेकिन वहां पर भी अब कोरोना संक्रमण प्रवासी मजदूरों की वजह से पहुंच चुका है। इसके अलावा झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर में तो कल कोरोना का विस्फोट हुआ। एक साथ 59 पॉजिटिव मामले मिले और आज सुबह 20 मामले इसमें और जुड़ गए। तो अब तक राजस्थान के जो कोरोना से अछूते इलाके थे उनमें कोरोना का विस्तार हो रहा है। इसी बीच जयपुर में एक कोरोना वॉरियर जो एक एसएमएस हॉस्पिटल का गार्ड था, उसकी ऑन ड्यूटी कोरोना की वजह से मौत हो गई। जयपुर नगर निगम भी संक्रमित हो चुका है। रामगंज इलाका जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले थे और जो जयपुर का ही नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था, वहां से मामले अब जयपुर के बाहरी रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है अनुराग कि कोरोना को फैलाने में जो सुपर स्प्रेडर यानी कि सब्जी विक्रेता, किराना व्यापारी, ये लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लोग उन तक पहुंचते हैं और वो खुद ही कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। राजस्थान सरकार ने लगातार टेस्ट बढ़ाए हैं। तकरीबन 1,20,000 पूरे राजस्थान में अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं। चलिए मनीष, नजर रखिएगा, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। मनीष शर्मा जानकारी दे रहे थे राजस्थान की स्थिति के बारे में, वहां के अपडेट के बारे में। तो अब बात राजस्थान की चल रही है, तो आपको बता दें कि झालावाड़ से लोगों को रास्ता दिखाने वाली एक रिपोर्ट हम आपको भी दिखाते हैं। देखिए कैसे यहां लोगों ने राशन की भीड़भाड़ से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला है। दिनेश, अमर, लखन, राशन के लिए झालावाड़ में लोगों ने कुछ इस अंदाज में अपना नंबर लगाया। सड़क पर नाम लिखा गया, नाम के चारों तरफ गोला बनाया और फिर इस नंबर को और पुख्ता करने के लिए अपने थैले या प्लास्टिक बोरे को रखकर ईंट से दबा दिया, यानी कि नंबर पक्का हो गया। सामने राशन की दुकान है, पूरी गली इसी तरह के नाम और नंबर वाले गोलों से भरी हुई है। इस अनोखे तरीके से जहां एक तरफ लोग खुद को संक्रमण से बचा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इससे समय की भी बचत हो रही थी। साथ ही साथ राशन लेने के लिए ना तो कोई लड़ाई हुई और ना ही कोई धक्का मुक्की। तस्वीरें झालावाड़ के आसपास के इलाके में काफी वायरल हो रही हैं। कोरोना से लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जान का संकट है तो दूसरी तरफ रोजी रोटी की आफत है। हम आपको यूपी के मुजफ्फरनगर ले चलते हैं, जहां ईंट भट्टे के कारोबार का भट्टा बैठ गया है। देखिए, ईंट भट्टों पर लॉकडाउन की मार। मजदूरों के बिना ठप पड़े ईंट भट्टे। लेबर नहीं आ पाई लॉकडाउन के कारण, इसीलिए भट्टा बंद है। भट्टा मालिकों को मजदूरों की दरकार। लेबर मिलेगी तो कुछ हो जाएगा, तो वरना भट्टे वाले तो पूरी तरह नुकसान में है। बर्बादी की कगार पर भट्टा मालिक। कम से कम 20 भट्टे हैं जिनकी सब जमा पूंजी और सब पूरी तरह बर्बाद होगी ये लॉकडाउन की वजह से। बिना मजदूरों के कैसे चलेंगे ईंट भट्टे? पैसा यहाँ पे फंस गया और लेबर वहाँ पे फंस गई। उत्तर प्रदेश के ये ईंट के भट्टे लॉकडाउन के चलते महीनों से बंद हैं। क्या इसके पीछे मजदूरों का पलायन है या फिर कोई दूसरी वजह है? इसकी पड़ताल करने हमारे रिपोर्टर प्रशांत कोरोना महामारी के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के खतौली में हैं और लॉकडाउन के चलते मजदूरों की समस्या कितनी आ रही है इसकी बानगी ये एक ईंट भट्टे पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भट्टा बिल्कुल एक तरह से बंद पड़ा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लॉकडाउन के चलते मजदूरों की दिक्कत हो रही है ईंट वीट तैयार करके, लेकिन इसको पकाया कैसे जाए। मुजफ्फरनगर के खतौली के इस ईंट भट्टे पर कई दिनों से काम रुका हुआ है। ईंटों को पकाने का काम खास तरह के मजदूर ही कर पाते हैं। ये मजदूर प्रतापगढ़, प्रयागराज, बहराइच और दूसरे प्रदेशों से आते हैं जो लॉकडाउन के चलते अपने अपने गाँव में फंसे हुए हैं। भारी नुकसान है, अब बारिश होगी, कच्चा माल सब गल गया और अब मौसम साफ हो, ईंट बने तो फिर वो लेबर नहीं आ पा रही। ईंट भट्टों का काम फरवरी से शुरू होकर जून तक चलता है। इसी सीजन में प्रवासी मजदूरों के सहारे ये भट्टे ईंट बनाने का काम करते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से पुलिस प्रशासन द्वारा लोकल लेबर भी परेशान किया जाता है। जो बाइक पे या साइकिल से आते हैं तो रास्ते में उन्हें भी धमका चमका कई बार तो वापस ही कर दिया। मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में कुछ ईंट भट्टे चालू दिखाई दिए। हमें रास्ते में एक ऐसा ईंट भट्टा भी मिला जहाँ पर काम चल रहा है। ये कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि एक ईंट भट्टा है जहाँ पे काम चल रहा है और ईंटों को पकाया जा रहा है और यहाँ पे कुछ मजदूर काम पे लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के भट्टा मालिक भी मजदूरों की कमी के चलते जुगाड़ के भरोसे हैं। तो जुगाड़ कर रहे एक तरह से, लॉकडाउन की वजह से आदमी वहाँ से आ नहीं पा रहे, तैयार बैठे आदमी वहाँ हमारे, लेकिन ना कोई परमिशन हो रही है हमारी और कोई रास्ता नहीं।
जैसे जलाई वाले हैं ये इलाहाबाद से, प्रतापगढ़ से, वहाँ से आते हैं। ये पूरे नहीं है आदमी। इनके साथ कुछ आदमी हमने इमरजेंसी में अपने लोकल गाँव में से जो नीचे से ऊपर इंधन होते हैं वो लगा रखे। लॉकडाउन के चलते जहां ईंट के भट्ठे मजदूरों की कमी के चलते बंद पड़े हैं, वहीं एक दूसरी तस्वीर बरवाला गांव में देखने को मिली। शहरों से पलायन करने वाले मजदूरों से गांव के किसानों को फायदा हुआ। किसानों को फसल कटाई के लिए पिछले सालों की तुलना में सस्ते मजदूर मिल पाए। लोकल में यहाँ के लोग जो बाहर वेटर थे या फैक्ट्रियों में काम करने जाते थे, वो लोग लॉकडाउन की वजह से गांव में हैं। तो इन दिनों में खेतों में जो काम था उसके लिए मजदूर अब की बार पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा है। और इसके बाद अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर विदेशों में फंसे लाखों भारतीय और देश में मौजूद उनके परिवार वालों के मन में एक नई उम्मीद जगेगी। ये खबर भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद एक छोटे से देश से आई है। भारत के सुदूर दक्षिण में 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हिंद महासागर का देश मालदीव। कोरोना की वजह से इस छोटे से मुल्क में हजारों भारतीय फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए नौसेना ने मेगा ऑपरेशन शुरू किया है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नौसेना के जिस जंगी जहाज को देख रहे हैं वो मालदीव की राजधानी माले के बंदरगाह पर खड़ा है। नाम है INS जलाश्व। इसमें सवार हो रहे लोग वो भारतीय हैं जो या तो घूमने के लिए या किसी काम के सिलसिले में मालदीव गए थे, लेकिन हवाई और समुद्री यातायात बंद होने की वजह से वहीं फंस गए। ऐसे ही 698 भारतीयों को लेकर INS जलाश्व केरल के कोची बंदरगाह के लिए निकल चुका है। नौसेना के मुताबिक ये जहाज कल कोची पहुंच जाएगा। इस कॉम्बैट शिप में 595 पुरुष, 103 महिलाएं सवार हैं, जिसमें 19 गर्भवती और 14 बच्चे भी हैं। आपको बता दें कि विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन की शुरुआत की है। इसके पहले चरण में मालदीव से भारतीयों को लाने के लिए नौसेना ने अपने 2 बड़े युद्धपोत INS जलाश्व और INS मगर को मालदीव की राजधानी माले भेजा है। माले में मौजूद भारतीय हाई कमीशन की देखरेख में इन भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। पहले चरण में करीब 2000 भारतीय वापस लाए जाएंगे, लेकिन वापस आने वाले भारतीयों को जरूरी मेडिकल स्क्रीनिंग होने के बाद ही वापसी की इजाजत दी जा रही है। साथ ही इनसे $40 का किराया भी वसूला जा रहा है। नौसेना के मुताबिक माले में फंसे सभी भारतीयों को कोची लाया जाएगा। दोनों ही युद्धपोत में क्रू और लोगों के लिए जरूरी सामान और स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना के कई और युद्धपोत खाड़ी और दक्षिण एशियाई देशों में रवाना हो सकते हैं। इस वक्त हम लोग इस काम में लगातार जुटे हुए हैं और हमारे नेवी के जो शिप्स हैं वो इस वक्त माले की ओर गए हैं कुछ सुविधाएं देने के लिए। पहले भी सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ साथ इंडियन ओशन रीजन में कुछ अन्य देश भी हैं जिनको हम लगातार सहायता देते रहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने एक इवैक्यूएशन प्लान का नक्शा जारी किया है। उसके तहत भी हमारी नेवी की जो शिप्स हैं उसमें मदद करेंगे ताकि वहां से भी फंसे हुए भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटा जा सके। विदेश से लौटने वाले भारतीयों को लेकर रक्षा मंत्रालय ने कोची सहित चेन्नई, विशाखापट्टनम, भोपाल, जैसलमेर और जोधपुर में क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं। समुद्र सेतु भारतीय नौसेना का हाल के सालों में तीसरा बड़ा ऑपरेशन है, जब फंसे हुए भारतीयों को विदेश से वापस लाया जाएगा। साल 2015 में नौसेना ने यमन में हुए गृह युद्ध के दौरान ऑपरेशन राहत लॉन्च किया था। इससे पहले 2006 में भी लेबनान में भारतीय और दूसरे दक्षिण एशियाई नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया था।